आज हमारे बीच में आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा स्थापित लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल भीमताल नैनीताल पर व्याख्यान एवं दर्शन देने के लिए आदरणीय डॉक्टर सुरेश मटपाल निर्देशक लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल उत्तराखंड से आ रहे हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर सुरेश मटपाल जी का इस योगाहार मंच पर पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी जी नमस्कार सभी को। मेरा नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सो मैं बीच बीच में लेफ्ट हो जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि अब नेटवर्क अगली बार चले जाए, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर सुरेश मटपाल जी को कि वह अपने लोक संस्कृति का जो म्यूजियम इनके द्वारा, पिताजी के द्वारा और इनके संयुक्त प्रयासों से जो बनाया गया है, भीमताल नाम की एक बड़ी सुरम्य सी जगह है उत्तराखंड में, माऊ मंडल में, और हल्द्वानी के बहुत नजदीक है। तो इसके बारे में आज डॉक्टर मटपाल से हम सुनेंगे और बाद में उनके पिताजी पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल से भी संभवतः आज वार्ता हमारी होगी और उनके भी दर्शन होंगे। तो मैं बहुत समय कम गवाते हुए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मटपाल से कि पहले वो शायद आज अपने म्यूजियम को दिखाएंगे और उसके बाद बैठ करके फिर हम जो चर्चा है, जो बातचीत है, उसको करेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ये 890वें दिन में आज हम इस तरह के जो संस्कृति और संग्रहालय के माध्यम से जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसको किस तरह से संजो के रखा गया है, तो इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारा परिचय पुराना है, हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम साथ पुनः एक बार फिर से मिल रहे हैं। और मैं आगे डॉक्टर मटपाल को आमंत्रित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो अपनी संग्रहालय के माध्यम से जो संस्कृति को बचाने की यात्रा है उसके वो चीजें वो बताएं हमें। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर सुरेश, और कृपया आप अपना उद्बोधन करें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, और देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ ये भीमताल की सुरम्य घाटी है और यहाँ पर स्थित है। नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर पे की दूरी पर यह स्थित है और यहाँ पर गीता धाम स्थान है और उसमें हमने लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की हुई है। और ये जो लोक संस्कृति संग्रहालय जो है ये एक प्रकार का व्यक्तिगत संग्रहालय और कला दीर्घा है। तो मैं चाहूंगा कि आज सबसे पहले इसी के दर्शन कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ के कला संस्कृति और जो जैसे कि बात वगैरह हुई थी कि परंपराएं और जैविक कृषि और जो भी हमारी प्रकृति से जुड़ करके जो भी काम किया जा रहा है उससे संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा परिसर है गीता धाम परिसर, ये 5 एकड़ का परिसर है और इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं कि ये भीमताल जो एक ऐसी घाटी है जो कि जिसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, कि जहां पर आपका उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। तो इस हमारे जो एक परिसर है 5 एकड़ का जो परिसर है, इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ठंडी जगह की भी चीजें हैं। देवदार के पौधे भी आपको मिलेंगे, तो साल शीशम के पौधे भी यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ पेड़ में लगाए हुए हैं। और इसको पूरे परिसर को मैंने एक बॉटनिकल गार्डन की तरह इसको डेवलप किया है, तकनीकी पार्क बनाया हुआ है। तो अभी जो ये संग्रहालय है, संग्रहालय मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके अंतर्गत 2 तो हमारी कला दीर्घाएं हैं जहां पर आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक जो सौंदर्य है उसके दर्शन करेंगे। और उसके बाद नीचे संग्रहालय में जो है मुख्य रूप से कलेक्शन है। तो सबसे पहला जो हमारा जो है गैलरी है वो हमारी जो कला दीर्घा है, फाइन आर्ट गैलरी, उसमें हम लोग चलते हैं। आपको अगर मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, लाइट वगैरह कम है कुछ? जी दिखाई दे रहा है। अगर आपको हाँ दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो है ये सबसे पहली हमारी जो कला दीर्घा है। और मैं बाबूजी को बता दूं कि बाबूजी जो हैं जिनके द्वारा ये स्थापित किया हुआ है, ये जो है पुराविद हैं और बाय जो नेचर जो है, जो प्रकृति ने उन्हें दिया हुआ है, वो एक कलाकार हैं। तो बहुत नामी कलाकार हैं, पूरी दुनिया भर में उनकी एक पहचान है। और वैसे पुरातत्वविद हैं, उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री भी मिला है, हिंदू रत्न मिला हुआ है, और भी 100 से ज्यादा उनको पुरस्कार वगैरह सम्मान वगैरह उनको दिए गए हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत संग्रहालय है और
हम लोग इसको विगत 40 वर्षों से इसको मेंटेन कर रहे हैं। 1983 में ये स्थापित हुआ था और ये कला दीर्घा आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के सौंदर्य और उनके द्वारा विगत 65 वर्षों में, क्योंकि 1958 में उन्होंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा वगैरह की शुरुआत की थी, तो उससे लेकर आज तक के चित्र यहाँ पर संग्रहित हैं। अगर आप इसको आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये सब चित्र हैं और मुख्य रूप से जल रंगी चित्र हैं, जल रंग से बने हुए हैं। तो इसमें सभी प्रकार के विविध उस पर हैं, स्पॉट पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, स्टिल लाइफ के भी हैं, लैंडस्केप्स हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं और बहुत बड़े बड़े चित्र भी हैं। तो ये एक बहुत वो है और इसका असली आनंद तो तभी होगा जब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे। और आप सभी का स्वागत है। और ये हल्द्वानी से जो है करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये संग्रहालय और मुख्य मार्ग पर है, भीमताल से 2 किलोमीटर नैनीताल रोड पर है। तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। ये जो गैलरी है ये काफी बड़ी बड़ी गैलरी है। ये एक एक जो गैलरी है ये 4000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। तो और इसमें लगभग 1000 से ज्यादा यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं। तो इसके लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। संक्षेप में मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। जैसे ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ के लैंडस्केप्स वगैरह हैं, जो हमारे यहाँ के प्राकृतिक चित्र वगैरह हैं जो वहीं पर बैठ करके बनाए हुए हैं। ये आपके अलग अलग जगह के हैं। और दूसरे प्रकार के जो चित्र हैं वो यहाँ के सांस्कृतिक चित्र हैं। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये यहाँ की कुमाऊनी बारात का चित्र है और ये कपड़ा धोने की देशी विधि है, कृष्ण जन्माष्टमी, वट का निर्माण हो रहा है, जो यहाँ के पारंपरिक जो चित्रकार हैं दिख रहे हैं। एक ये चित्र नैनीताल का भी है। नैनीताल में नंदा देवी जो है नंदाष्टमी मनाई जाती है तो उसका एक चित्र है। ऐसे हमारे बहुत सारे चित्र हैं। ये पारंपरिक वो है आपका खेती का दिखा रखा है कि कैसे सामूहिक खेती करते हैं। तो एक हुड़का बजाता है और दूसरा मनोरंजन करता है और साथ में सब लोग, एक गांव के सभी लोग जो हैं वो एक परिवार के एक खेत को पूरा करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे परिवार के खेतों की होती है। मुख्य रूप से धान की रोपाई में ये परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर इससे संबंधित बहुत सारे चित्र वगैरह हैं। तो इसको देखने के लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। और हम आप सभी को निमंत्रण भी देते हैं कि कभी मौका लगे तो आप हमारे संग्रहालय और कला दीर्घा में जरूर आइए। तो ये और इसमें सभी विषयों पर चित्र वगैरह हैं। आप अगर हैं, उत्तराखंड जो है काफी धनी है। अगर कला संस्कृति की बात करें तो हर क्षेत्र में धनी है और हमारी विविध परंपराएं हैं। तो उससे संबंधित जो चित्र वगैरह आप देख रहे हैं ये देवतात्मा हिमालय से संबंधित चित्र वगैरह हैं कि अगर आपकी नजरें हैं तो आपको हर चोटी पर आपको भगवान के दर्शन वगैरह होंगे। तो ये सब आप अगर देख रहे हैं। वैसे ये यहाँ के महिलाओं के कठिन जीवन पे भी चित्र बनाया हुआ है कि सभी लोग व्यस्त हैं। यहाँ एक है कि यहाँ पर पुरुष वर्ग जो है मुख्य रूप से जो है खेती का काम करता है और दूध बेचने का काम करता है। और जो सबसे ज्यादा कठिन काम वगैरह होता है, चाहे वो लकड़ी लाना है या और भी जो काम करना है, जंगल से घास लानी है, और भी मेहनत वाला जो काम होता है वो अधिकतर महिलाओं की जिम्मेदारी पे होता है। तो ये सब चीजें हैं। ये पारंपरिक वो बना रही हैं। दूल्हे के आगमन की तैयारी हो रही है। और ये भी फूलदेई हमारे यहाँ का जो पहला है, चैत्र के महीने में पहला जो त्यौहार होता है उसमें बच्चे फूल बिखेरते हैं। तो ये चीजें हैं। ये भिटोली का है। हमारे यहाँ बहन बेटियों वगैरह का सम्मान दिया जाता है। तो दूसरा जो त्यौहार होता है वो भिटोली का होता है। उसमें भाई भी जाते हैं या बहनें भी आती हैं, अपने मायके वगैरह में आते हैं और उनको पुरस्कार देते हैं। और भी बहुत सारे चित्र हैं। मैं आपको अभी आपसे दर्शन करा दूं। ये जो है हमारे बाबूजी का सेल्फ पोर्ट्रेट वगैरह है। वो 85 वर्ष की उम्र के हैं और उन्होंने खुद अपना आज इसी वर्ष अभी बनाया है रिसेंटली वगैरह। तो वो आज भी एक्टिव हैं और आज भी काफी कुछ काम में लगे हुए हैं। उनके बारे में बता दूं कि वो गांधीवादी है, लेकिन उनके द्वारा जो है काफी जो है काम किया गया है। करीब उनकी 50 से अधिक पुस्तकें वगैरह उनकी छप चुकी हैं। 50,000 से ज्यादा चित्र बनाए हैं। पूरी दुनिया में घूमे हैं। और पूरा ये देख रहे हैं, ये अमेरिका का एक उसकी पेंटिंग है। उसके सिवा ये पुर्तगाल की है, ऑस्ट्रेलिया, ये फ्रांस की है, ऑस्ट्रेलिया की है। सब अलग अलग जगहों की हैं पेंटिंग। तो ये जो है आप, ये हमारी जो दीर्घा है ये सांस्कृतिक दीर्घा है और जो कला दीर्घा है जिसमें फाइन आर्ट्स वगैरह उनकी जो पेंटिंग्स वगैरह उन्होंने जो बनाई हैं अलग अलग विषयों पर। और मुख्य रूप से यहाँ की संस्कृति पर आधारित उनके चित्र हैं। ये पेंटिंग भी बहुत बड़ी पेंटिंग है। ये करीब 9 बाई 6 फुट की पेंटिंग है और इसमें यहाँ का पूरा लोक जीवन दिखाया हुआ है।
तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसमें दिखा रखा है कि आपके हमारे यहाँ के जो परंपरागत जो मकान वगैरह हैं वो दिखा रखे हैं, और उसमें साथ में ये भी दिखा रखा है कि घर का बंटवारा हो गया, 2 रंगों में महिलाएं लगी हैं। मुख्य रूप से जो वो है पलायन हो चुका है, तो केवल बुजुर्ग लोग घर में रह गए हैं। तो एक चित्र के अंतर्गत काफी कुछ आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये उनके सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं। 100 से ज्यादा उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए हैं। तो इस पर है, ये हमारे यहाँ की जो कठिन जीवन पर आधारित इनके चित्र वगैरह हैं। इसमें महिलाएं जो है कि रोज खतरों से खेलती हैं, वो दिखा रखा है। तो ऐसे पूरे इसमें कम से कम 1000 से ज्यादा चित्र हमारी आर्ट गैलरी वगैरह में वो हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये नीचे जो चित्र दिख रहा है, ये मुख्य रूप से यहाँ का पिथौरागढ़ में एक हिल यात्रा होती है, शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। वैसे ही ये जो चित्र है, ये हमारे अल्मोड़ा दशहरे का है। वैसे ये चित्र वगैरह भी हमारे अलग अलग यहाँ के हैं। तो इसके लिए इसका असली आनंद तो तभी होगा जब आप यहाँ पर आएंगे। तो ये तो मैंने संक्षेप में जो है आपको यहाँ के उसके दिखा दिए, आपको दर्शन करा दिए ये वाले एक गैलरी के। अब जो दूसरी गैलरी में हम जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण गैलरी है, और वो है आपकी गुफा कला दीर्घा। आप सभी जानते हैं कि आदि मानव जब आज से 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले गुफाओं में रहता था, जब तक ये शहर बसे नहीं थे। तो सबसे बड़ा जो काम उन्होंने किया है बाबूजी ने, वो ये है कि इन गुफाओं में जाके करीब 30 साल उन्होंने गुफाओं में बिताए हैं, और वहां पर जो आदि मानव की बनाई हुई जो चित्र वगैरह हैं उसको कॉपी किया है, और इसी के लिए उन्हें पद्मश्री वगैरह भी मिला था। तो बहुत बड़े बड़े चित्र वगैरह हैं। अगर आप देखेंगे इसमें ये जो दिख रहे हैं कि आपका विशाल वन महिष वगैरह है, ये मध्य प्रदेश जावरा का है। ये पूरा आप इसको देखेंगे। वैसे ही हमारे यहाँ के और भी सब चित्र वगैरह हैं। अगर आप इसको गुफा कला दीर्घा अगर आप देखते हैं तो इसमें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये काम दुनिया में अकेला किसी और ने नहीं करा है आज तक, ये केवल हमारे बाबूजी ने ही किया है। और उन्होंने, उनकी जो पुरातत्व में ही उनकी पीएचडी भी है। अगर आप उसको देखते हैं, विविध प्रकार के चित्र वगैरह आपको इसके दर्शन वगैरह होते हैं। तो इसमें आपको मिलेंगे। ये जो चित्र आप बता रहे थे, इसको जरा फोकस कर दीजिएगा, पूरे अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि अब ये दिख नहीं रहा था क्लियरली। मैं कुछ देर वहीं पर ये ठहर के उसको दिखा दीजिए। नहीं, ये जल्दीबाजी, ये विश्व शहर चित्र एक झलक है वर्ल्ड रॉक आर्ट पर। इसके अलग अलग देशों में उन्होंने जो काम भी किया है, उसके उन्होंने एक बहुत संक्षिप्त में एक कोलाज जैसा बनाया हुआ है। तो उसमें आपको, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, तो जरा कुछ देर ऐसी वो कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। उन्होंने किया है नहीं? सुरेश जी जरा होल्ड कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मूवमेंट जल्दी हो जा रहा है ना, क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है ये। हाँ, थोड़ा सा फोकस करके थोड़ी देर 2 मिनट 2 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे। हाँ, जरा दूर से इसको कर दीजिए, दूर से देख लीजिए इसको, जरा थोड़ा दूर जा करके दिखा दीजिए। एक तो मोबाइल पे है ना, और उस पे तो पूरा वो नहीं हो पा रहा है। ये साउथ अफ्रीका है, फ्रांस वगैरह के हैं। ये स्पेन का है। ये अल्टामीरा स्पेन का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह है। सर, आप यदि मोबाइल का कैमरा जो है रिवर्स कर लेंगे, तो जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो आपको भी दिखेगा, तो हम लोगों को भी दिख जाएगा। इसमें रिवर्स तो मैंने टॉप में होगा, टॉप में वो स्विच करने का है, टॉप राइट हैंड साइड।
एक मिनट में ट्राई करता हूँ उसको। जी, टॉप टॉप राइट में हैंड साइड में स्विच करने का है, उसको आप दबा देंगे तो ये स्विच हो जाएगा कैमरा। नहीं देखना इसमें टॉप में 2 एरो बने होंगे घूमते हुए। यस, ये हाँ ठीक है। आप जरा दूर से दिखा दीजिए, दूर से कर दिखा दीजिए। हाँ बस बस बस, यस ठीक है। ये पूरा दुनिया भर के जो है उनकी पेंटिंग्स वगैरह हैं और ये वाटर कलर्स वगैरह में है। ये अगर आप देखेंगे मोरक्को वगैरह का है, इजिप्ट का है, लीबिया का है और भी तंजानिया, पूरे दुनिया भर में ऐसे साइट्स वगैरह हैं। कम से कम 5000 से ज़्यादा साइट्स वगैरह हैं और उन्होंने कई जगह तो 20 देश में तो उन्होंने काम किया है। उनके बहुत के चित्र हैं। जब स्पेन में उन्होंने रिकॉर्ड किया था, फ्रांस में किया था, पुर्तगाल में किया था और भी अलग अलग जगह पर उनके रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं। और इसका असली आनंद आप यहीं पर आके ही, और ये सब अलग अलग हमारे, तो काफ़ी बड़ी गैलरी वगैरह है और इसमें बहुत सारे चित्र हैं उन्होंने कॉपी किए हुए हैं। और एक आर्ट फॉर्म इस प्रकार की भी आती है कि पत्थरों में इनग्रेविंग्स वगैरह भी किए हुए हैं और ये आपके लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर वगैरह में इस प्रकार की मिलती हैं, जहाँ पर कलर यूज नहीं हुए हैं लेकिन इनग्रेव करके इन्होंने वो बनाए हुए हैं। तो ये हमारी दूसरी आर्ट गैलरी है और इसके सिवा जो है नीचे हम मुख्य रूप से म्यूजियम्स वगैरह में जब जाएंगे तो वो यहाँ के उत्तराखंड की कला और संस्कृति के आपको दर्शन वगैरह होंगे। इस प्रकार के ग्रुप डांसर्स वगैरह की भी फोटो है और ये है, यही एक पेंटिंग रखी हुई है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा कि भीमताल जो है 1860 तक कैसा था, तो उसका चित्र बाबू जी ने बनाया है। और उसी प्रकार से नैनीताल 1841 में पी बैरन के द्वारा जिसमें उसको दोबारा खोजा गया था, जिसमें तो उसका एक चित्र उन्होंने बनाया था, तो उसमें कोई आबादी नहीं है और आज नैनीताल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और बहुत इस प्रकार की समस्याएं वगैरह भी आ गई, पर्यावरणीय समस्याएं भी होने लग गई। तो इस प्रकार यहाँ भी काफ़ी चित्र वगैरह लगे हैं और ये सब इस संग्रहालय की खास बात यह है कि ये व्यक्तिगत संग्रहालय है और इसमें हर चीज़ जो है खुद उनका है, चाहे फोटोग्राफी है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे इसमें मॉडलिंग वगैरह का रखा है, तो सब काम अधिकतर किया है। यहाँ तक कि जो है कई पेंटिंग्स वगैरह है तो उसके फ्रेमिंग्स वगैरह भी उन्होंने खुद की हुई हैं और बहुत ज़्यादा सहयोग इसमें नहीं मिल पाया है सरकार का, तो हम तो इस कोशिश में लगे हैं कि अपने संसाधन वगैरह स्वयं जुटाएं और इसको स्वावलंबी वगैरह बनाएं। तो उसी के लिए हम लोग काम वगैरह भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएँ और संग्रहालय वगैरह को देखें और अपनी जो विरासत पर गर्व करें। तो ये इतने बड़े बड़े चित्र वगैरह हैं, ये 6 बाई 4 फुट का चित्र वगैरह है जो कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। आपने सुना होगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भीमबेटका और उस पर जो काम किया और आज जो इसकी पहचान है भीमबेटका की, वो उनका एक बहुत बड़ा पर्यटन का स्रोत भी हो गया है मध्य प्रदेश का। तो इस पर मुख्य काम जो है बाबूजी का ही है और जब बाबूजी की पीएचडी छप करके आई तो तब जाकर के भीमबेट पता चला कि इतनी बड़ी धरोहर है। तो ऐसे हमारे इसके सब ये सब चित्र वगैरह हैं आपके, ये भीमबेटका और उसके हैं। तो ये केव आर्ट गैलरी के चित्र वगैरह हैं। तो ये उत्तराखंड में शायद ही इतना बड़ा संग्रहालय कोई होगा, व्यक्तिगत संग्रहालय कोई दूसरा वगैरह होगा जहाँ इतनी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर मिलती। तो ये तो अभी मुख्य रूप से दिखाने को काफ़ी कुछ है लेकिन हमारे पास समय की भी सीमा है और हमको उस हिसाब से देखना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, हम संग्रहालय की तरफ चलते हैं। ये संक्षेप में मैंने आपको सांस्कृतिक दीर्घा और जो गुफा कला दीर्घा दिखा दी है। ये जहाँ जहाँ उन गए हैं, जो जो उनको सम्मान मिले हैं उससे संबंधित उनके फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। तो ये 2 दीर्घाएं के पश्चात अब हम लोग संग्रहालय की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर हम आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वगैरह है, जिसमें कि सबसे पुराने जो इसमें वो हैं वो
आपके मैरीन फॉसिल्स वगैरह हैं, जिस समय हिमालय की उत्पत्ति वगैरह हुई थी, तो उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पाषाणकालीन उपकरण वगैरह भी देखेंगे, और आगे और भी चीज़ें हमारे यहाँ की पारंपरिक जो हैं पोशाक है, पहनावे हैं और चीज़ें हैं, सब उनका देखेंगे। आपको संक्षेप में बता दूं कि इसका जो संग्रहालय स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि उत्तराखंड की जो समृद्ध हमारी कला है, हमारी संस्कृति वगैरह है, उसका संरक्षण भी करना और उसके बाद उसको प्रसार भी करना। तो उसी के लिए ये बनाया था। एक कमरे से स्थापित हुआ जो संग्रहालय है, आज करीब 15,000 स्क्वायर फीट में ये मतलब विस्तार ले चुका है। तो अब हम लोग संग्रहालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये लोक संस्कृति संग्रहालय जो है उसके बारे में है कि ये संग्रहालय हमारे जातीय गौरव को अक्षुण्ण रखने का एक विनम्र प्रयास है। और लोग सोचते हैं कि पहाड़ केवल शुद्ध जलवायु और प्राकृतिक सुषमा का के केंद्र ही हैं, जबकि यहाँ एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा भी है। तो विगत लाखों वर्षों में विकसित उत्तराखंड की सांस्कृतिक संपदा जो यत्र तत्र उपेक्षित पड़ी है, उसको समग्रता में देख, समझ और संरक्षित कर सके, इस महान उद्देश्य से इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। और जो ये चित्र आप देख रहे हैं, ये उन्हें जो 2006 में जो पद्मश्री वगैरह मिला था उसका चित्र है, कलाम साहब ने उन्हें दिया था। उसके सिवा भी और भी बहुत सारे उनके जो हैं, अब इस चित्र में देखेंगे कि उपराष्ट्रपति द्वारा उन्हें वयोश्रेष्ठ वगैरह जो है उसका पुरस्कार दिया था कि जो पुराविद हैं। ऐसी और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर है, ये एक महिला जो है हमारी कुमाऊनी महिला है, अपने पारंपरिक परिवेश वगैरह में है, उसका डायरोमा बनाया है, कटआउट किया हुआ है। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ जो है आपको पुरानी पूरी विरासत वगैरह है कि 15 करोड़ से लेकर आज तक जो है हिमालय का जो भी उद्भव से लेकर आज तक जो भी सांस्कृतिक यात्रा रही है हिमालय की, उसके आपको दर्शन मिलेंगे। ये समुद्री जीवाश्म हैं और ये करीब 15 करोड़ साल पुराने हैं, जिसमें हिमालय भी कभी समुद्र में डूबा हुआ था। तो धीरे धीरे उत्थान हुआ, समुद्र बैठते गया, तो ये जो जीवाश्म हैं वहाँ पर चट्टानों में रह गए, तो वो मिलते हैं, इनको एमोनाइट्स वगैरह कहते हैं। और ये उच्च हिमालय क्षेत्र में 4000 मीटर से ऊपर क्षेत्र में मिलते हैं। ये प्लांट फॉसिल हैं 6 करोड़ साल पुराने। वैसे और भी चीज़ें हैं, सब ये खुद संग्रहित की हैं। ये दिखा रखा है, मानव का विकास दिखा रखा है कि ये मानव का विकास कैसे हुआ और कैसे आदिम पुरख का जो 7 करोड़ साल पहले आया, उससे लेकर आज तक के जो होमो सैपियंस वगैरह का महामेधावी मानव जिसको हम लोग कहते हैं 40,000 साल पूर्व अस्तित्व में आया, उसको दिखाया है। और हमारे जो हमारे जो नियरेस्ट जो प्राइमरी एप्स वगैरह कहते हैं, जिसमें कि चिंपांजी, ओरंगुटान, गिब्बन और ये आते हैं, तो वो चित्र हैं। तो ये उसके सिवा यहाँ पर के जो पाषाणकालीन उपकरण वगैरह हैं, ये आपको देखेंगे स्टोन एज टूल्स वगैरह कहते हैं कि जिस समय धातु की जानकारी नहीं थी, तो आदि मानव के द्वारा जो है पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया था, औजार बनाने में पत्थर से। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी अलग अलग समय की हैं। कुछ आपके 1 लाख साल पुराने भी हैं, 10,000 साल पुराने भी हैं, तो ये सभी अलग अलग हैं। तो करीब ऐसे 700 पत्थर के औजार हैं जो हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए तो आपको यहीं आकर के ही इसका असली आनंद लिया जा सकता है। ये आपका 8,000 साल पुरानी मिट्टी की चूड़ियाँ वगैरह आपको देखेंगे, और भी टेराकोटा बैंगल्स वगैरह हैं, स्टोन एज कलर्स वगैरह हैं जिनसे उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई, और भी बहुत सारी चीज़ें ये हैं। ये उत्तराखंड की प्राचीन ईंटें वगैरह हैं और पॉटरी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। ये जो ये है, ऐसे भीमताल के ताल से रिकवर की हुई गोल ईंटें हैं जो इस प्रकार की मिलती हैं। ऐसी बहुत सारी सामग्री वगैरह है। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमारे यहाँ की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत वगैरह है, जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो विलुप्त होते जा रही हैं। जैसे ये पुराने जो है औषधि परंपरा हमारे यहाँ थी, तो औषधि में जो उपयोग में आने वाली जो सामग्री वगैरह है उसके चीज़ें हैं, फोक मेडिसिन वगैरह भी हैं इसमें। और इसी प्रकार से जो पहले उपयोग में आने वाली ये आग जलाने का तरीका होता था, ये जिसको हम लोग अगेला कहते थे, पुराने चिंगारी के द्वारा आग जलाई जाती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्थानीय उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर रखा हुआ है। और ये आप देखेंगे कि ये प्री मेटल इकोनॉमी की चीज़ें हैं, जिसमें हमारे टोकरियाँ हैं, हमारे बर्तन हैं, हमारे और चीज़ें हैं, वो ये हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ सब काफ़ी बड़ा है इस क्षेत्र में संग्रहालय वो है, इसमें आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हमारे मेटल वगैरह इकोनॉमी के हैं। हमारे यहाँ के जो पुराने तांबे, पीतल, कांसे वगैरह के जो हमारे ग्लास वगैरह होते थे,
लोटे हैं और कटोरियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेज़रमेंट वगैरह का नापने के जो होते थे पुराने, हमारे यहाँ नाली वगैरह चलती थी, माणा चलता था, और भी चीज़ें हैं। ये बाँट वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और भी बाटर सिस्टम में उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं, लेन देन के मापक वगैरह हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारे आपके और चीज़ें हैं, ये यहाँ के घड़े हैं, और जो सब ये चीज़ें अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं। नई पीढ़ी इनको अपना नहीं रही है, तो ये आपको आने वाले समय में केवल संग्रहालय में ही देखने को मिलेंगे। ये पुरानी ये बैठने की चटाइयाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, अलग जो बनते हैं। तो ये सब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी परात वगैरह हैं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े बर्तन हैं कि 500 लोगों का खाना भी बन सकता था, इतने बड़े बड़े ये बर्तन हैं। इसमें पूरा एक गांव वगैरह जो है खाना खा सकता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे ये हुक्के वगैरह आपको देख रहे हैं, और चीज़ें हैं, ये परंपरा यहाँ भी थी सब। तो ये सब जो उपयोग में आने की, ये पत्तों का एक छाता वगैरह है, आपको ऐसा लगेगा नहीं, पत्तों को सिल सिल के बनाया हुआ है। ये पुराना लीफ अम्ब्रेला है। ये अनाज वगैरह को रखने वाली तुम्बियाँ वगैरह हैं जो उपयोग में आती थी पहले। ये नैनीताल के तालाब से निकली हुई चीज़ें हैं, जो पुराने समय में क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी तो उनके औजारों को तालाब में डाल दिया जाता था, जो उनके अस्त्र होते थे, मेनली पिस्टल्स वगैरह, बंदूक वगैरह हैं, तो वो रिकवर की हैं वहाँ से। वैसे ही हमारे यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर गर्व कर सकेंगे। ये आपको ये तो याद ही हो गया कि हर कोई जो पहले लिखने वगैरह में पाटी का यूज़ होता था, और भी सब चीज़ें हैं। ये हमारा काष्ठ शिल्प के कुछ नमूने हैं, लकड़ी का। ये भी एक बहुत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है कि लकड़ी का काम होता था यहाँ पर चौखटों, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर चौखटें वगैरह बनती थी। ये आप देखेंगे इस प्रकार की, ये सब यहाँ काष्ठ शिल्प के नमूने वगैरह हैं, ये उत्तराखंड के, जो समृद्ध हमारी विरासत को दिखाती है। ये सब अब इतने कम समय में इससे ज़्यादा तो हम नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यही है। और ये आखिरी हमारी जो नीचे म्यूजियम गैलरी है, ये 100 साल पुरानी प्रिंटिंग प्रेस के कुछ वो हैं, अंश बचे हुए हैं, वो रखे हुए हैं, जिसमें स्टेंसिल के द्वारा जो है प्रेस प्रिंटिंग वगैरह की जाती थी। ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ की 5 जनजातियाँ हैं उत्तराखंड वगैरह में, थाड़ू, बुक्सा, भोटिया, राजी और जौनसारी। तो उनसे संबंधित चित्र वगैरह हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है एक तो कटआउट्स वगैरह हैं कि ये, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये थाड़ू जनजाति के जो हैं युगल का चित्र है, जिसमें उनका कटआउट बनाया हुआ है। और ये उसका परिवेश है कि किस परिवेश में वो लोग रहते हैं। ये भी एक डायरोमा मॉडल बनाया हुआ है। ये उनके कुछ सामग्री वगैरह भी यहाँ पर रखी हुई है। ऐसे ही हमारे यहाँ के बुक्सा बिरादरी वगैरह, ये भी एक जनजाति है, तराई में रहती है, उसके कटआउट और उसका मॉडल वगैरह भी रखा हुआ है। ऐसे ही हमने यहाँ के सभी का ही कोशिश की है कि किया है, और खुद अपने संसाधनों से ही ये सब विकसित वगैरह किया है। ये गढ़वाली महिला है का चित्र है, एक कुमाऊं का सौंदर्य वगैरह है, पीछे आपको हिमालय दिखाई दे रहा है, बीच में जंगल है, नीचे आबादी है, नीचे नदी बहती है। इसी प्रकार से ये सब सामग्री वगैरह है। ये जौनसारियों का है, जौनसारी वगैरह परंपरा जो है, ये गढ़वाली एक जनजाति वगैरह है, जो कि अपने आप को पांडव के वंशज मानते हैं। तो ये उनका चित्र है। ऐसी इधर अभी हमारी जो पिथौरागढ़ की एक जनजाति है, वनराजी जो है, रजवार लोग कहलाते हैं अपने आप को, तो उनके कटआउट बना रखा है। ये उनका परिवेश वगैरह है। और ये सब, ये हमारे यहाँ की भोटिया जनजाति है, उससे संबंधित वो है। वैसे हमारे यहाँ के सभी जनजाति है, उसके सिवा ये तिब्बती जो हमारा वो है समुदाय वगैरह है, उससे संबंधित हमारे क्षेत्र हैं। और आपको हम यहाँ के कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन करा देते हैं। ये बाबूजी ने एक डायरोमा बनाया था, जिसमें आगे आपको मानसरोवर झील दिखाई दे रही है और पीछे कैलाश पर्वत दिख रहा है। ये मॉडल है। ये जो है आपका एक तिब्बती एक परिवार वगैरह है, उसका चित्र है। धूप की वजह से शायद कुछ कम विजिबिलिटी रही है, ये है। और यहाँ पर आपको सभी जो हमारा तिब्बती समुदाय है उसकी सामग्री वगैरह भी यहाँ पर रखी हुई है।
जो दैनिक उपयोग में लाने वाली चीज़ें उनका यूज़ करते हैं। एक ये आपका इसका है, दिखा रखा है आपका जो आपने कैलाश पर्वत का नाम सुना होगा। ये कैलाश पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग है बाबूजी ने, और इसमें दिखा रखा है हमारे यहाँ जो शिवलिंग की जो कल्पनाएं वगैरह है वो इसी पे आधारित वगैरह है। इसी प्रकार से और भी हमारे चित्र वगैरह हैं। यहाँ पर ये लोक कला का सेक्शन आ गया है। इसमें लोक कला जो हमारी ऐपण जो है उससे संबंधित हमारे चित्र वगैरह लगे हुए हैं। इधर टंका वगैरह भी लगे हुए हैं जो तिब्बती समुदाय में। तो ये सब चीज़ें ये हैं, आपको पूरा उत्तराखंड का विविध रूप के दर्शन वगैरह कराती हैं। ये आपकी ऐपण और उसकी है। इधर आप देखिएगा ये सब हमारे यहाँ के अलग अलग मौके पे बनने वाली चौकियाँ हैं। जैसे अभी है दुर्गा जी की चौकी है, लक्ष्मी जी की है, सरस्वती जी की है। उसके सिवा अलग अलग मौके पे बनते हैं, जैसे जनेऊ की होती है, नामकरण के संस्कार होती है, शिवपीठ होती है जब हम शिवार्चन वगैरह करते हैं, धुलियार की चौकी बनी है। तो ये भी एक हमारी समृद्ध विरासत है। इसमें हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल वगैरह जो हमारी ज्वेलरी वगैरह है उसको आप देखेंगे। पौंजियाँ हैं, गुलोबंद वगैरह है, नथ वगैरह है, मांग टीका है, और भी सब चीज़ें हैं। ये सब ये हमारे यहाँ का ये फोक हेरिटेज वगैरह है। यहाँ के स्थानीय देवी देवता वगैरह हैं। यहाँ पर डिकारे बनते हैं जब शिव जी के विवाह के समय डिकारे वगैरह बनते हैं, शिव परिवार पूरा बनाया जाता है। और भी चौकियाँ हैं, बेदियाँ हैं, ये सब जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। ये पूजा में उपयोग में आने वाले बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये सब काफ़ी बड़ा संग्रहालय वगैरह है, और इसको ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम समय में है। ये करीब 60 साल की तपस्या है बाबूजी की। तो 60 साल से उन्होंने संग्रह किया है, और विगत 40 वर्षों से तो ये संग्रहालय बनाया है, जो छोटे से कमरे में था, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा जो ट्राइबल वो है उसके पोस्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं, हाथ के बनाए हुए पोस्टर्स वगैरह हैं। उनके जनजातीय उपकरण क्या क्या होते हैं, उनके वाद्य यंत्र के किस प्रकार के होते हैं, वाद्य यंत्र पे है। उसके सिवा मछली पकड़ने की जनजातीय विधियां हैं, उनके आवास हैं, प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। तो ऐसे बहुत सारी आखेट विधियां हैं, जनजातीय दैनिक उपयोगी वस्तुएं वगैरह हैं। तो ये है, ये सब कटआउट्स वगैरह एक साथ भी रखे हुए हैं। और चूंकि मेरा भी शौक है तो मैंने यहाँ के जो औषधि पौधे वगैरह हैं, हमारे हिमालय में प्राप्त औषधि पौधे हैं, उसका भी एक यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह किया हुआ है। अलग अलग औषधि जो पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ हिमालयस। तो ये संक्षेप में मैंने आपको कोशिश की है कि अपने संग्रहालय और कला दीर्घा की अब हम वहाँ उधर चलते हैं जहाँ पर बाबूजी जो कि इसके संस्थापक वगैरह भी हैं, संरक्षक हैं, उनको भी उनसे भी आप वार्ता वगैरह कर सकेंगे, और थोड़ा सा हमारे पास समय मिलेगा तो हम लोग आपस में चर्चा भी कर सकेंगे, क्योंकि टाइम की भी हमारे पास सीमा वगैरह है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पुराने वगैरह सिक्के वगैरह जो चीज़ें हैं, अगर मैं देखूँ ये प्राचीन भारत के जो है सिक्के वगैरह भी आपको सब मिलेंगे, पूरे सब अलग अलग समय के, ब्रिटिश काल के भी हैं, ग्वालियर राज्य, और मतलब 1000। ये सबसे छोटी आपको जो कहते हैं कि जो दमड़ी कहते हैं वो दमड़ी भी है, और कौड़ी भी है, और भी चीज़ें हैं। उसके सिवा और भी जितने भी हमारे सिक्के हैं आज़ादी के बाद के भी, फिर उसके सिवा पूरे देश दुनिया वगैरह के भी सिक्के वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर सजो रखे हैं, और यहाँ की करेंसीज वगैरह भी हमने सब रखी हुई हैं। बच्चे वगैरह इन चीज़ को पसंद करते हैं। ये है, ये यहाँ के वाद्य यंत्र वगैरह भी हैं, और ये भी एक समृद्ध विरासत है हमारे यहाँ के वाद्य यंत्रों वगैरह की, ढोल, दमऊ, नगाड़ा। ये बैक पाइपर भी अंग्रेजों के आने के बाद ये बैक पाइपर भी यहाँ का एक मुख्य पारंपरिक एक वो बन गया वाद्य यंत्र। ये आप देखेंगे इस प्रकार के, ये रणसिंगे वगैरह हैं, और ये पुराना एक चरखे का नमूना भी रखा हुआ है, और का भी है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर वगैरह हैं, जो कि आप देखते हैं। एक और है हमारे यहाँ की पारंपरिक नौले और धारे की परंपरा भी थी हमारे यहाँ, और दूसरा ये पांडुलिपियों की भी थी हमारे यहाँ की। ये सब ये पांडुलिपियाँ भी हैं, और साथ में जो हॉरोस्कोप वगैरह होते थे,
तो उसके उसके भी सब चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर, जो हस्तलिखित होते थे और हाथ के कागज पे बने होते थे। ये पुरानी पुस्तकें हैं। ये मैं दिखा देता हूँ। ये चित्र हमारे यहाँ के जो प्रमुख नौले हैं हमारे यहाँ की जल संस्कृति वगैरह को दर्शाते हैं कि पहले जो है पानी वगैरह का स्रोत जो होता था वो मुख्य रूप से नौला और धारा होता था। एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर वगैरह है जहाँ जो कि ऊपर से कवर होता था मंदिर की तरह, तो वो नौला कहलाता था। वहाँ रात भर में पानी जमा होता था। दूसरे दिन लोग अपने आवश्यकता के हिसाब से पानी लेते थे। और दूसरा जो खुला सोर्स होता है जिसमें एक आपके आगे से कुछ वो लगा देते थे पानी गिरने का, तो उससे हिसाब से वो धारा कहलाता था। तो ये हमारे यहाँ के पारंपरिक वगैरह वाटर सोर्सेज हुआ करते थे। ये है एक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये करीब 450 साल पुराना लैंड रिकॉर्ड वगैरह है चंद राजाओं का। हमारे यहाँ चंद डायनेस्टी हुआ करती थी, तो उसका एक लैंड रिकॉर्ड वगैरह 27 पेजों का है ये। तो ऐसी हमारी और भी चीज़ें पुस्तकें हैं। ये हमारे यहाँ की पांडुलिपियाँ हैं, हस्तलिखित जो ग्रंथ होते थे। तो ये सब कुछ है। और ये वो कुछ दस्तावेज हैं विक्टोरिया ईस्ट इंडिया टाइम के स्टैम्प पेपर्स वगैरह हैं जो कि पहले उपयोग आते थे। तो ये सब इतिहास बन चुका है, क्योंकि 100 साल से पुरानी कोई भी चीज़ जो है वो ऐतिहासिक हो जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने समेट के रखी हुई है कि कम से कम आने वाली जो पीढ़ी है वो देख करके इन चीज़ों को गर्व कर सके, नहीं तो ये विलुप्त होते जा रही हैं। तो ये संक्षेप में मैंने जो है आपको संग्रहालय का भी दर्शन वगैरह करा दिए। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ बाबूजी का कार्य क्षेत्र है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशनल हाउस इस प्रकार से बनता है। इसको हम लोगों ने रिसेप्शन बनाया हुआ है। तो ये रिसेप्शन में जो है मुख्य रूप से हमने ये रखी है कि जो उनकी बुक्स वगैरह हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं, ये उनकी सब बुक्स वगैरह हैं। करीब 50 से ज़्यादा बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी हैं। उसके सिवा ये पेंटिंग्स वगैरह हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब उनके पेंटिंग के प्रिंट्स वगैरह हैं। तो ये हम लोगों ने अपने उसके लिए स्वावलंबन के लिए बनाए हुए हैं, और लोग आते हैं तो इनको भी खरीद के ले जाते हैं। तो एक संग्रहालय को एक सहयोग भी होता है। जैसे जो आपने देखा होगा ऊपर पेंटिंग वगैरह, उसी का चित्र वगैरह है, पोस्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये पोस्टर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप किसी की आवश्यकता वगैरह है तो आप संपर्क कर सकते हैं, और मेरा संपर्क सूत्र वगैरह है आप। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर, और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप जब भी मौका मिले तो एक बार जब भी इस क्षेत्र में आए, नैनीताल आएँ, तो यहाँ जरूर आएँ संग्रहालय को दर्शन करने के लिए। तो ये संग्रहालय का हो गया। ये पूरा हमारा अपना कैंपस है, इसी में हमारा आवास भी है। ये 5 एकड़ का परिसर वगैरह है। इसमें हम लोगों ने एक जैविक फार्म भी बनाया हुआ है, तकनीकी टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाया हुआ है, और एक नंदन कानन के नाम से एक बॉटनिकल गार्डन भी बनाया हुआ है। हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर चंदन का पौधा भी मिलेगा, तो यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा भी मिलेगा, और भी बहुत सारी हर प्रकार की वानस्पतिक विविधता हमारे यहाँ पर बहुत है। आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, यहाँ पर पक्षी भी बहुत आते हैं। ये हॉट स्पॉट रीजन वगैरह है। अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे भीमताल साताल एरिया, जहाँ पर आपका बटरफ्लाईज भी बहुत हैं। बटरफ्लाई का म्यूजियम भी है इस क्षेत्र में रहती थी। तो ये हमारे, तो अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं जो बाबूजी की कर्मस्थली वगैरह है, स्टूडियो वगैरह है, जहाँ पर बैठ के वो पेंटिंग्स भी बनाते हैं, और मैं उनके यहीं पर ही आपके परिचय भी करा दूंगा। ये जो है मुख्य रूप से उनको जो भी पुरस्कार वगैरह मिले हैं, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था 2006 में, वो है। तो ये सब उनके वो चित्र हैं। ये स्टूडियो है, यहाँ भी उन्होंने सब ये उनके खुद बनाए हुए चित्र वगैरह हैं। और आज भी 85 ईयर्स की एज में वो आज भी पेंटिंग बनाते हैं। अगर आप खुद देखेंगे कि आज भी उनका हाथ उतना ही सधा हुआ है जितना आज से 40 साल पहले था। ये अभी रिसेंट क्रिएशन है उनके। ये अलग अलग हमारे इसमें कि जो हमारे यहाँ की परंपरागत रसोई होती थी उसका चित्र है। ये पुरानी घराट का चित्र है जिसमें कि जो आटा पीसने का है। ये जो है इसमें दिखा रखा है कि कैसे एक वो जन्म पत्री बना रहे हैं। ये अलग अलग हमारे यहाँ के सांस्कृतिक चित्र वगैरह हैं जो अलग अलग मौके पर है। ये विवाह का भी है। ये है, ये जिसकी मनोकामना पूरी करने के लिए शिवालय वगैरह में पूजा होती है। रात भर दिए को हाथ में रख करके खड़े रहते हैं। तो ऐसे हैं ये सब। वो मूर्तिकार भी हैं, उनके द्वारा बनाई हुई उनकी सेल्फ वो मूर्ति भी है यहाँ पर। और ये सब पेंटिंग्स हैं। गीता के उपासक भी हैं, भगवान कृष्ण पे बनाई हुई उनके कुछ चित्र वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, तो ये सब ये उनका स्टूडियो है, यहीं पर बैठ के काम करते हैं। ये उन्होंने खुद अपने हाथ का, एक हाथ का और अपने पाँव का एक रेप्लिका भी बनाया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह में।
ये है तो ये सब उनके हुए हैं और अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी जो दर्शन वाली यात्रा है, लोक संस्कृति संग्रहालय और कला दीर्घा दर्शन, ये कंप्लीट वगैरह होती है और मैं उनके पास ले जा रहा हूँ आपको। आप वो गादी हैं और काफ़ी अध्ययन किया हुआ है। ये हाँ बाबूजी नमस्कार कह रहे हैं और मैं उनसे आप उनसे सीधे बात भी कर सकते हैं। वो थोड़ा जी अब आपको मैं उनके साथ ही मैं वो जोड़ लेता हूँ। आप इसमें कुछ बैठ करके सीधा सा थोड़ा इस पर चर्चा भी कर सकते हैं, तो क्योंकि उनका विशद अनुभव है विगत 7 वर्षों में जो भी है। तो अगर आपको कोई जानकारी वगैरह उत्तराखंड क्षेत्र से चाहिए और भी चीज़ें चाहिए तो आप उनसे सीधे बात भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना समय दिया और सुना हमें। अब हम वार्ता कर सकते हैं, कुछ और बातें करनी है बातें कर सकते हैं। हाँ, हेलो, मैं किसी को कुछ कोई सवाल है पूछना है तो, नहीं तो मैं बाबूजी अपनी बात रखेंगे। आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी आवाज। हेलो जी, हमारे आवाज आ रही है आपकी? फिर ऐसा है कि अभी 5 मिनट बाबूजी का वक्तव्य वगैरह हो जाए और आपके भी अगर कोई उसके बाद फिर आपके कोई सवाल है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बाबूजी अपनी बातें रख। जी नमस्कार, प्रणाम। के लिए जी बाबूजी से सुन रही है जी। जी नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, ऐसी चल रही है पुरानी गाड़ी। दिन काम कर ही रहा हूँ अब आयु के हिसाब से भी, और कुछ न कुछ अपनी लोक संस्कृति के लिए और भारतीय परंपरा के लिए अपना समय निकालता हूँ, काम करता हूँ, चित्रण के द्वारा भी और लेखन के द्वारा भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर प्रश्न पूछ करते हैं। जी, बस यही है कि हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है यहाँ, ये पिछले 40 साल से जो लोक संस्कृति। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी। हाँ, बस वही उसके किस प्रकार से ये स्थायी रहे, और अभी तक 40 साल तक तो हो गए, लेकिन आगे इसका विस्तार होते जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें सभी का सहयोग मिले और इसको एक मान्यता मिले क्षेत्रीय स्तर पर भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कम है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी आप यहाँ पधारें और संग्रहालय में देखें कार्य। कहने से ज़्यादा देखना ज़्यादा विश्वसनीय होता है। हम चाहते हैं कि आप उसमें सहयोग दें संग्रहालय के आगे इसको उन्नति के लिए, और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ अभी इस आयु में भी मेरा हमेशा ही मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। मेरे लायक जो भी काम होगा तो आप उसे बताइएगा। और हम तो चाहते कि एक बार यहाँ गीता धाम में आप अवश्य पधारें। परम पूज्य बाबूजी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, मध्य प्रदेश टीकमगढ़ की धरती से, जहाँ और ये आपको मैं आज दर्शन करके मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं किसी महान ऋषि का दर्शन कर रहा हूँ। आज मुझे इस युग में मैं प्रणाम करता हूँ। और इतना बड़ा जो है ये जो आपने साम्राज्य स्थापित किया है, ये अद्भुत है, कोई साधारण मानव नहीं कर सकता है। और आपके दर्शन आदरणीय भ्राता जी ने कराए। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे योगहार कार्यक्रम का 890वां दिन है, जो आज आप बाबूजी के दर्शन करके के साथ हो गया पूरा परिवार।
मैं तो धन्य हो गया, कितना कुछ जो है व्यवस्थित और कितना प्राचीन जो है एक एक चीज को कैसे व्यवस्थित किया है, ऐसा सरकार भी नहीं कर सकती है जो परम पूज्य बाबूजी ने किया है। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ ऋषि महाराज, और ये आप देवताओं के रूप में यहाँ हम सबको दर्शन दे रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश की धरती से मुन्नीलाल यादव, पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी, अपने किसान भाइयों की ओर से प्रणाम नमन वंदन करता है। ओम नमस्कार नमस्कार, आशीर्वाद हो गया। आप किसी की कोई और जिज्ञासा है, कुछ और समझना चाहते हैं तो आप हम लोग पूछ सकते हैं। जो भी हमारा अपना अनुभव वगैरह है उसके आधार पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मैं भी बता दूं कि मैं भी विगत 33 सालों से जो है इस प्रकार के जो विकास के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, और जैसे पवन जी ने भी किया है, हमारे बड़े भाई साहब की तरह हैं, और हम लोगों ने करीब 15 साल जो है साथ काम किया है। अपनी कैरियर की शुरुआत हम लोगों ने एक संस्था से शुरू की थी, चिराग नाम की संस्था। वहीं से हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग समाज को अपना योगदान वगैरह दे सकते हैं और जमीन से जुड़ के काम कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस क्षेत्र वगैरह में विकास से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, या पर्यावरण संरक्षण वगैरह में है, या कृषि वगैरह है, पारंपरिक कृषि या इसमें, तो जो भी है हम लोग उस पर अपनी चर्चा वगैरह भी कर सकते हैं। और आज नए आयाम भी आ रहे हैं कि हम लोग को मुख्य रूप से ये हो रहा है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि समेकित विकास कैसे हो और जो समुदाय की आर्थिकी कैसे सुधरे, तो उस पर है। और आज हमारा एक वो भी है, इस पर एक राष्ट्रीय सेमिनार भी हो रही है कि हम होम स्टे के माध्यम से या जो कम्युनिटी बेस्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के माध्यम से हम लोग कैसे समुदाय की आजीविका में सुधार ला सकते हैं। तो उसकी भी हमको तैयारी वगैरह करनी है, क्योंकि 10 बजे से वर्कशॉप है, वहाँ भी हमको अपनी जाना है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके किसी के कोई सवाल हैं, कोई जवाब हैं, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद जी। आदरणीय कल्पना खोटले जी ने हैंड रेज किया है, अपना सवाल कर सकती हैं। दो लोगों ने हैंड रेज किए हैं। कल्पना जी, आप अपनी बात कहना चाह रही हैं, बताइए। जी, बाबूजी के दर्शन पाकर हमें धन्यता महसूस हो रही है, और उनका अथक प्रयास, इनके लगन और इनके अथक प्रयास से हम जो आज संग्रहालय थोड़ा सा भी जो देख पा रहे हैं, हम बहुत रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हो उठा है। तो बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नैनीताल में ही आपका संग्रहालय है क्या? हाँ, भीमताल में, नैनीताल के पास। नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर है ये भीमताल है। यहाँ पर नैनीताल क्षेत्र जो है, यहाँ बहुत सारी झीलें हैं। उसमें जो सबसे बड़ी जो झील है वो भीमताल है, सबसे बड़ा जो तालाब है, इसलिए भीमताल कहा गया है। वो वहां से मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है। तो ये आपका जो संग्रहालय है, ये आपका स्वयं का या गवर्नमेंट में शामिल हो गया है? नहीं, ये कुछ नहीं, पूरी तरह से ये व्यक्तिगत प्रयास है। इसमें कहीं पर भी आज तक भी, अभी यहाँ तक कि हमारे पर्यटन नक्शे में तक नहीं लाए अभी तक। और लेकिन ये पूरा प्रयास 40 साल से ये एकाकी प्रयास है। और बस हम आप सभी का आपके प्रयास को हम नमन करते बाबूजी। बस हमारी भी एक अपेक्षा है कि जैसे कि आज पतंजलि की इतनी पहचान भी हो गई है, दुनिया भर में है, तो अगर वो भी अपने स्तर पे इसका प्रचार प्रसार करेगा तो इसको एक मान्यता वगैरह भी मिलेगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप इसको अधिक से अधिक जो है अपने स्तर पे इसका प्रचारित वगैरह इसको करें, संग्रहालय को। ये पवन सर जी ने सुन लिया है, हरिद्वार तक बात पहुंच जाएगी, और चाहिए आपकी सच्ची मनसा है। जी ओम, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आप अपनी बात रखें। अनम्यूट कर लें आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, और अपना सवाल करें। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय बाबूजी को सादर नमन। आपकी जो आपने भगीरथी प्रयास किया, निश्चित रूप से ये नई पीढ़ियों को नई प्रेरणा देगा। हम श्रद्धा से आपको सादर नमन करते हैं। जैसा हमारे राज्य प्रभारी जी ने कहा है कि महान ऋषि के दर्शन निश्चित रूप से
आप पुण्यात्मा है, दिव्यात्मा है, आपको सत सत नमन। मैं भाई साहब से एक निवेदन करना चाह रहा था, एक डिजिटल लिंक इसकी कुछ बना के जरूर ग्रुप में पहुंचा दे तो। बना हुआ है, एक डिजी कार्ड बनाया हुआ है, तो मैं शेयर कर दूंगा उसमें, और वीडियोस वगैरह भी हैं उसमें, संग्रहालय के वीडियोस भी हैं। प्रयास करेंगे कि इसको हमारे ग्रुप है, जिन ग्रुपों से हम जुड़े हैं उसमें इसको प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी विरासत है, अगर जब आप आएंगे तो तभी आपको इसका वो पता चल पाएगा, और इसका प्रचार होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ऐसे बहुत कम काम हुए हैं दुनिया वगैरह में कि जो एक ही व्यक्ति जो है वो सभी उसमें उन्होंने काम किया है, सभी क्षेत्रों वगैरह में भी काम किया हुआ है। तो आज तो उतना समय नहीं था, नहीं तो अगर आप इनका कृतित्व देखते तो वही अपने आप में बहुत बड़ा हुआ है। आध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत किताबें लिखी हैं, भगवत गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, और जो है आजकल आध्यात्म रामायण पे काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कार्य वगैरह हो रहा है, और इस उम्र में जो होता है एक सम्मान की आवश्यकता वगैरह होती है, और कोई वो नहीं है, एक रिकॉग्निशन की आवश्यकता होती है, तो वो रिकॉग्निशन वगैरह मिलना चाहिए। तो इसमें ये हमारा सामूहिक प्रयास है, और एक ये मिशन है हमारा, और मिशन में तो सभी सब भागीदार होने चाहिए। जी जी, और जरूर ऐसा निवेदन करते हैं और कि जरूर परम पूज्य बाबूजी का सम्मान हो सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, और यह सदन व्यवहार परिवार की ओर से तो सब जो है प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यही जरूरी है। और क्या है, जितना जोड़ा है, जो किया है। आदरणीय ओमकार नाथ जी झारखंड से, आप अपना सवाल करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, देहरादून उत्तराखंड से, अपना सवाल करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन के सभी सदस्यों को नमन। आदरणीय बाबूजी को सादर प्रणाम। आपने इतने वर्षों की जो तपस्या करी है, उसके फलस्वरूप ये आपने विश्वविद्यालय, संस्कृति, विज्ञान और इतिहास का जो विश्वविद्यालय स्थापित किया है, वो वास्तव में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए जीवन है। क्योंकि जो बातें हमारे इतिहास में छुपी हुई हैं, हमारी संस्कृति ने आगे बढ़ाई हैं, और हमारे विज्ञान जिसका खोज कर रहा है, उसके लिए आपने एक विद्यालय स्थापित कर दिया है, जिसमें लोग जीवन जीने की कला सीखेंगे। कैसे हजारों हजार वर्ष पूर्व जब हमारी पृथ्वी अपने विकास क्रम में आगे बढ़ रही थी, जब हमारे पूर्वज विकास के क्रम को छू रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, आज उनकी जो स्थिति आज के मानव के रूप में है, और हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलू, हमारे देश की और देश ही नहीं, आपने विदेश के अलग अलग स्थानों की जो सांस्कृतिक परंपराओं को जीवन देने का काम किया है, क्योंकि ये विलुप्त हो गए हैं। लेकिन आने वाला समय, आने वाला मानव और आने वाला प्रत्येक जो श्वास है, इसको समझेगा। इससे बड़ा कार्य संभवतः ही कोई हो सकेगा, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है, जो आप प्रकृति ने आगे बढ़ाया है, आपने उसे संजोया है। और मन ये करता है कि बहुत ही जल्दी हम वहां पे आएं, और संभवतः कुछ ही समय में मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये एक महामानव और हमारे युग जो के आप ऋषि हैं, इस 21वीं शताब्दी के आप ऋषि हैं। आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है, जब भी आप आएंगे आपका स्वागत होगा हमेशा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय, प्रणाम। अब मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए, चूंकि बाबूजी को कम समय है, तो आप आए और हम सबको जो है अपना उद्बोधन और संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि पीठ हरिद्वार से। जी धन्यवाद, और पुनः एक बार प्रणाम आपको और आपके प्रयासों को। बहुत सुंदर जो प्रयास हैं, और इतने लंबे समय तक के निरंतर इस तरह से करना, और इस तरह के गुणवत्ता पूर्वक कार्यों को सजो करके काम करने का जो आपके अंदर जो साहस है, और आपके द्वारा निरंतरता जो इस काम की गुणवत्ता को बनाए रखने की जो चीज है, और इतना अच्छा सुंदर पेंटिंग्स मैंने तो स्वयं आपके वहां पर आकर के देखा भी है, और कुछ एक पेंटिंग्स तो हमारे सामने भी बनी है, जो फूलदेई वाली है, वो सूपी गांव की बनी हुई है।
तो उसको तो मैंने स्वयं अपने सामने देख रखा है कि किस प्रकार से जब वो आप हमारे क्षेत्र में आए थे और उसको पेंटिंग को भी आपने बनाया था, और फिर उसका जो पहला ड्राफ्ट है वो हमने देखा, उसको बहुत आश्चर्यजनक रूप से और बहुत सुंदर तरीके से सजो के रखा गया है इसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। और संस्कृति के बारे में इस मंच पर, योगाहार मंच पर, हम निरंतर बातचीत करते आए हैं, और यहाँ पर एक तरह से ये जीवंत हो गया कि एक म्यूजियम के माध्यम से हम अपनी पुरातन संस्कृति को समझ सकें, उसको देख सकें, उसको पेंटिंग के माध्यम से, उसके कलर्स के माध्यम से उसको समझ सकें। तो आपके ऐसे प्रयास को हम नमन करते हैं इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से। और जो भी हमारे साथी, अब इसको स्वयं आपने आमंत्रण भी किया है कई बार इसमें कि वो आए, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ लोगों के पास हमारे जो साथी हैं, जब भी उनको मौका मिलेगा वो आएंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, और इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे कि हम इस तरह का एक भागीरथ प्रयास, जो कि आपकी शुरुआत शायद मध्य प्रदेश के बिम्बीखेटा की गुफाओं के साथ करते हुए आज कुमाऊं के यहाँ पर भीमताल क्षेत्र में आकर के इसको आपने स्थापित किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत सुंदर इसी क्रम को डॉक्टर सुरेश भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और उन्होंने भी अपना योगदान दिया है, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और इस आगे की शुभकामनाएं हमारी है, और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से अपने कार्यों को आप बहुत धन्यवाद, करते बहुत रहेंगे। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और समय भी दिया। और जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी, बस हम ये चाहते हैं कि एक बार पतंजलि से अगर योग रमेश गुरु चंद्र मेहरा जी, महोदय कोई सवाल है? हैं? जी ओम 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 कोई सवाल है सदन को आपका? नमन जी, सदन को नमन। और आदरणीय हम आज के जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो हमें जानकारी दी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, न केवल भीमबेटका, उदयगिरी और भी बहुत जगह पर इस तरह के शैल चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके संबंध में आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके संबंध में आपने जानकारी दी, तो हल्द्वानी के साथ, नैनीताल के साथ मध्य प्रदेश का नाम भी आया। जी ओम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी ओम। ठीक है, और किसी के कोई सवाल हैं तो? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बात, आपने संग्रहालय की बात जरूर परम पूज्य स्वामी जी के पास, परम सिद्धि आचार्य जी के उसमें रखूंगा। जब भी हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है संगठन की, उसमें जरूर रखेंगे, क्योंकि वहां पर जो आपने जो बाबूजी ने संग्रह किया है उसका जरूर समाज में उसका प्रचार प्रसार हो, ताकि यह जो है विरासत, क्योंकि अद्भुत है और ये दुर्लभ जो है संग्रह किया है, तो समाज में पहुंचे और हम समाज लाभान्वित हो, दर्शन करे। मैं ऐसा प्रयास करूंगा अपने संगठन की ओर से। और मैं पुनः प्रणाम करता हूं। अब किसी का कोई, चूंकि बाबूजी को जाना है, आपको भी जाना है, तो पुनः नमन बंदन। और अब इस योगाहार कार्यक्रम में आप जो है बाबूजी प्रस्थान कर सकते हैं, और अब हम आगे की कार्रवाई चलती रहेगी। किसी का कोई विशेष सवाल ना हो, अब चूंकि हैंड रेज नहीं है, और जिनका हैंड रेज था हमने उनको आमंत्रित किया, अगर कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेज करे और हम आमंत्रित करें। चलिए, बहुत सुंदर और ये अद्भुत आज हम सब ने दर्शन किए। जी डॉक्टर साहब जी, बस आप सबका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। मार्गदर्शन पुनः जल्द ही मिलेंगे, और जब भी मौका मिलेगा तो अपने और अनुभवों से भी हम लोग आपस में चर्चा करके लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, फिर दोबारा मिलेंगे सर, इस प्रकार का कोई मौका मिलेगा दोबारा करेंगे, चर्चा करते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू सर, अभी विदा लेते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सदन को पुनः प्रणाम। और एक कल एक हमारे एक किसी कंपनी से, हाईफेन कंपनी है शायद, लखनऊ की है, और उनके एमडी से बात हुई
वो गाय का गोबर और गौमूत्र खरीदने की बात कर रहे हैं। गाय का गोबर 5 रुपया किलो और गाय का गौमूत्र 5 से 10 रुपया लीटर खरीद करके जैविक खाद बना करके और वह किसान से अनुबंध करने की बात कह रहे हैं कि 1 एकड़ के खेत में हम वो लगभग 20,000 रुपये का खर्च यानी 5 ट्रॉली देसी गाय के गोबर को डाल रहे हैं और उसके साथ साथ उसका प्रबंधन इनके वैज्ञानिक देखेंगे और देख करके उस खेत की जो उपज होगी 1 एकड़ की वो 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे, खाद उपलब्ध कराएंगे, बीज उपलब्ध कराएंगे और उसकी राशि किसान से ले रहे हैं वो लगभग 20,000 रुपये और उसको 20 लगभग 40% जब वो 60 दिन की फसल हो जाएगी तो उसको एडवांस देने की बात कर रहे हैं। ऐसा हमारा कल संवाद हुआ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको एक बार इस व्यवहार कार्यक्रम में भी हम आमंत्रित करेंगे। आज अभी मिलने जा रहे हैं उनसे, तो मैं चाहूंगा अपने सदन से कि इसमें इसके बारे में ये कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या इनसे बात करना चाहिए या नहीं, और इसके बारे में भी मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ये अनुबंध करते हैं किसान के साथ कि 1 एकड़ का आप 15 से 20,000 रुपया उस कंपनी में जमा करें। कंपनी के वैज्ञानिक की देखरेख में किसान ही उसमें पानी देगा, जोतेगा, बोएगा, खाद और बीज कंपनी देगी और इसके बाद फिर जो है वो उसको 30 रुपया किलो खरीदेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार सर। जी, उनको जरूर बुलाइए और उनके साथ साथ उनको ये भी कह दीजिए अपने साथ 2-3 ऐसे किसानों के साथ जिन्होंने उन्होंने पूर्व में काम किया है, जिन किसानों ने अच्छा उनके साथ अनुभव रहा है, उनको भी बुला लें तो उनके भी अनुभव साथ में सुने जा सकते हैं। तो जो है किसानों के कंपनी के साथ किस प्रकार के अनुभव रहे, क्या उनके बीच में अनुबंध रहा और उनमें उनको क्या परेशानी आई, उनका समाधान कैसे हुआ, ऐसी बातें हम सीधे किसान से ही भी सुनेंगे, वो बहुत ज्यादा और सार्थक रहेगा ऐसा प्रयास। बहुत सुंदर सर मार्गदर्शन दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और कि अगर उन्होंने पिछले कई काम किया है तो उन किसानों का हम अनुभव सुनेंगे और अगर नहीं किया है, अभी उन्होंने 5 वर्ष के लिए 2 वेयर हाउस बुक किए हैं जो लोकल टीकमगढ़ में किए हैं। कल मैं वो वेयर हाउस देख के आया हूँ, ये तो देख के आया हूँ, परंतु अभी किसानों का शायद यहाँ तो कोई नहीं ऐसा अनुबंध है। अगर कहीं और अन्य राज्यों में कहीं किया हो तो वो उसके लिए अभी मैं जाके पूछता हूँ। और कोई सुझाव, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है सर, इसी प्रकार का और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं अभी बात करने उनसे जा रहा हूँ, तो और भी वो बात रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ गायें जो है घूम रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, भटक रही हैं गायें। अगर गौमूत्र और गाय को खरीदा जाता है कि उसके गौमूत्र और गोबर को खरीदा जा सकता है उसका, तो एक तो जैविक खेती 1 एकड़ का जो अपना लक्ष्य है वो उसके लिए लाभदायक है कि हर किसान 1 एकड़ में जैविक खेती करे, उसके लिए भी लाभदायक है और साथ ही हमारी गायों की रक्षा के लिए भी लाभदायक है। जी रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, मैं सदन से निवेदन करना रमेश चंद्र चाह रहा मेहरा जी हूँ कि बोलिए। जो हमारी मिट्टी है, जैसे मैं जैसे सृष्टि सेवा संवर्धन जैसे नाम है, इसी में हमको जो अपने खेत की मिट्टी है इसके संवर्धन के लिए क्या नाम रखा जाए जिससे कि हम किसानों के पास पहुँचे और उन्हें वो नाम बड़ा उसको आकर्षित लगे। जैसे पर्यावरण में सृष्टि सेवा संवर्धन है, तो खेत की मिट्टी के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा? जी ओम। सदन से मिट्टी परीक्षण करने के कार्यक्रम का नाम देना है क्या? नहीं, ये मिट्टी को जो हम सुधार रहे हैं, मिट्टी का जो परीक्षण कर रहे हैं और उसको जो सुधार रहे हैं ट्राइकोडर्मा वगैरह उपयोग करने के लिए, तो वो खेत की जो मिट्टी है उसको क्या नाम, एक आकर्षित नाम दिया जाए जिससे किसान जो है उसको, जैसे पर्यावरण में सृष्टि सेवा संवर्धन जैसे नाम दिए गए हैं, ऐसा ही कोई नाम यदि केवल वो उस मिट्टी पे आधारित हो। जी ओम। बोले भाई, अपना अपना विचार व्यक्त करें, क्या हो सकते हैं नाम। सदन से कोई नाम
रमेश मेहरा जी के ऊपर जो उन्होंने किया है सवाल, इसमें एक तो मिट्टी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपके पास है कोई नाम? दिनेश जी नहीं है। मिट्टी यानी खेत की मिट्टी। ऐसे हम तो आदरणीय पृथ्वी गणेश के गौड़ तो जी। बहुत नाम रख सकते हैं, पर केंद्रित हो खेत की मिट्टी जो खराब हो रही है वो। चलो उस पर मैसेज में डाल दें अपन ग्रुप के, तो जिनके जो आएगा, सोचने में देर लगती है क्योंकि नाम सोचने में बहुत देर लगेगी। तो अभी अपन जो है इस कार्रवाई को, और किसी का कोई संवाद हो, कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। अभी मैं उनके पास जाऊंगा और बात करूंगा, अगर मुझे लगता है तो मैं उनको नर्मदापुरम भी लेके आऊंगा, ताकि जो 1 एकड़ का लक्ष्य है अपना हर किसान का, जिला जैविक नर्मदापुरम बनाने का, तो उसको अपन आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। जी कल्पना जी। जी सदन को कोटि से प्रणाम। बोलिए। भैया जी, हम ये पूछना चाह रहे सदन से, जानना चाह रहे जिस गौशाला के लिए आप 2 दिन के लिए आए थे गायत्री मंदिर परिसर में किरनापुर में, उस गौशाला में नियमित योग कक्षा प्रारंभ हुई है जो होना था बहुत दिनों से। वहाँ पे जो गौशाला है, जो दान की दी हुई गौ माताएं हैं, तो वो गौ माता को कैसे समृद्ध बनाया जाए, कैसे स्वस्थ बनाया जाए और कैसे आय हो, उसी के और कार्य प्रारंभ हुआ है। तो जो योग कक्षा में आते हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना अंशदान जमा कर रहे हैं। तो आज वहाँ के जो अध्यक्ष है समिति के, गायत्री मंदिर के, उन्होंने कहा, हमने कल वर्मी खरीद के लाया था, उन्हीं के पैसों से, सब योग जो करते हैं उन्हीं के पैसों से वर्मी 2 किलो केचुआ खरीद के लाए और वही उसको मतलब डाला है हमने। और जो प्रक्रिया वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। और दूसरी ये हम जानना चाह रहे थे कि आज ये बोला उन्होंने कि पिछले अगले वर्ष 251 कुंडी यज्ञ होना है शांति कुंज के माध्यम से बालाघाट में। तो उसके लिए संविधा, गौ संविधा बनाना है, तो उसके लिए हमको मशीन लगाना है। तो उसकी मशीन, गौ संविधा बनाने की मशीन कितने तक आएगी, ये जानना चाह रहे थे हम, और कहाँ से मिलेगी ये जानना चाह रहे थे सदन से, अगर किसी के पास ये अनुभव हो। शरद भैया जी के यहाँ भी देखा था हमने गौ संविधा बनाने की, और भी किसी के पास समझ हो तो बताइएगा आप हमें। जी जी जी, किसी के पास अगर ये मशीन हो संविधा बनाने की, तो आप बात रखें। नहीं तो शरद भैया आज चूंकि दिल्ली में हैं और कल वो फ्री हो जाएंगे, तो परसों उनसे अपन पूछ लेते हैं और वो अपन को मशीन उपलब्ध हो भी जाएगी। जी जी भैया जी। अच्छा प्रयास है, और इसका पूरा जो है गौ समूहों से ही जो है इसका जो हवन यज्ञ हो, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। और आपने वहाँ एक क्लास शुरू कर दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उस गौशाला में। और अब गौशाला का निरंतर कायाकल्प तो बढ़ेगा ही, गौ माता की सेवा होती रहेगी, क्योंकि यहाँ हम लोग आते जाते रहेंगे। एक और नियम बना लेना वहाँ कल्पना जी, कि जो योग करने आ रहे हैं, साधक हों, योग शिक्षक हों, वो जिनका जन्मदिन या शादी सालगिरह हो या कोई विशेष फंक्शन हो, उसमें वो वहीं गौशाला में जरूर गायों का भंडारा के रूप में पशु आहार दे सकते हैं, भूसा दे सकते हैं, चारा दे सकते हैं, या दान दे सकते हैं कि चलिए एक हमें आज हमारा भंडारा गाय, मानव के अलावा अगर गाय माता का अगर वो भंडारा करते हैं, ऐसी प्रेरणा भी आप उनको दें, तो निश्चित है कि हमारी गौशाला में 2-4 चांद लगेंगे। और जैसा चंदना की गौशाला बढ़िया हो गई है, ऐसी प्रकार से अपनी करनापुर की भी गौशाला अच्छी होगी। जहाँ जहाँ अपन गए हैं उन गौशालाओं में निश्चित है भगवान की कृपा से, गौ माता की आशीर्वाद से वो गौशालाएं निश्चित तरक्की करें, विकास होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगले माह अपन आने का प्रयास भी करेंगे, ताकि और लोगों के साथ पहले से योजना बनाकर बैठेंगे, सभी गांव वालों को बुलाएंगे, तो फिर अपन और आगे प्रयास करेंगे ताकि हमारी गाय माता और गौशाला ये विकास कर सके। जी अब जी आगे भ्राता। जो है, चलिए अब चलते हैं हाँ, अब रंजना जी की ओर। रंजना जी आए और आभार ज्ञापित करें।
और इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। जी ओंकारनाथ जी, ओंकारनाथ जी बोलिए, आप अपनी बात रखें प्लीज। ओंकारनाथ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में नहीं है शायद। रंजना जी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आदरणीय ओम जी भगवान दास कुशवाहा जी। जी हाँ, आज वर्मा जी का कितने बजे कार्यक्रम है, कौन से चैनल में, तो वो समय का पता चलेगा चैनल का? 9 बजे से वो राष्ट्रीय चैनल है, वो आ जाएंगे, उस पर डाल देंगे। दूरदर्शन दूरदर्शन कर रहे हैं हम दूरदर्शन पर। जी जी हाँ 9 बजे दूरदर्शन में। अभी 9 बजे अरे के मेहरा कौन जी से? सांस लेके बोलो। दूरदर्शन मैं अभी 9 बजे से ही है ना। अरे नहीं, दूरदर्शन सुन समय लिया है नहीं है दादू। हाँ दादू अरे जी। अरे क्या बोल रहे हो तुम? आभार ज्ञापित करें। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है दादू। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, सुन रहे हैं आप? जी जी आदरणीय, आभार ज्ञापित जी करें। सर। सर जी हमारे इसमें लिस्ट नहीं निकल रही। चलो ठीक है, मैं हमारे में है लिस्ट नहीं निकल। आदरणीय जी ओम। जी अगर रंजना जी आ गई हैं? आ गई मैं। नहीं आई जी ओम। जी हमारी आज लिस्ट नहीं निकल रही, नहीं तो हम तो कर दे। जी योगा मंच को। कोई बात नहीं। आदरणीय रंजना जी आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी 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 योगाहार मंच को सादर प्रणाम। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब ने बहुत सुंदर योग कक्षा रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर यशोधर मटपाल जी और उनके सुपुत्र डॉक्टर सुरेश मटपाल जी ने उनकी यहाँ की नैनीताल की प्राचीन संस्कृति, लोक संस्कृति संग्रहालय के बारे में और उन्होंने बनाए हुए म्यूजियम के बारे में बहुत सुंदर अद्भुत ऐसा दृश्य हमें दिखा दिया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो तो चले गए हैं, फिर भी उनका आभार और सभी का आभार करती हूँ। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय श्री भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दीपश्री जी, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, आदरणीय जानन बाजर जी, आदरणीय गणेश गौर जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय श्याम सुंदर गौर जी, आदरणीय सिंधुदुर्ग से हमारी बहन आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय उमेश सिंह जी, आदरणीय बहन वैशाली जी, आदरणीय युकार देवकंठ से और आज के हमारे चीफ गेस्ट और आदरणीय पवन कुमार सर और अन्य साथी जो व्यक्त हुए उन सभी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज शरद जी और कंचन जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। तो चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। कल सुबह मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में, योगाहार परिवार में सुबह 5:30 बजे नए योग शिक्षक, नए चीफ गेस्ट के साथ, नई वार्ता के साथ। जी